अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कुछ दिनों में फरहान भाई अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए। रफाकत ने कफ के बटन बंद करते हुए सरसरी अंदाज में इत्तला दी। हैरियत, बेडशीट ठीक करते साले ने यकदम चौंक कर पूछा, हमारी जोहा के लिए अपने बेटे रजवान के रिश्ते की बात करने। अंदाज आप भी बेनियाज था, कोई अपनी बेटी की शादी का नहीं बल्कि किसी की शादी अटेंड करने का जिक्र कर रहे हों। पढ़ाई पूरी हो गई है उसकी, इसलिए आप जितनी जल्दी उसके फर्ज से भी सबकदोश हो जाए उतना बेहतर है। उन्होंने इसीलिए लिए दिए अंदाज में मजीद कहा और फिर बिना उसकी बात सुने कमरे से बाहर निकल गए, जबकि वो अपनी जगह पर यूं ही साकत रह गए। इतने अहम मामले में उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, बस गैरों की तरह फैसला सुना दिया गया और अब यही फैसला आगे उन्हें इस तक पहुंचाना था जिसकी पूरी जिंदगी का फैसला बिना उसे पूछे कर दिया गया था और उसे खबर तक न थी। वाह, खाना तो बहुत मजे का बना है। सलमान ने पहला लुकमा लेते ही तारीफ की। तीनों इस वक्त डिनर के लिए डाइनिंग टेबल के गिर्द इकट्ठा थे। शुक्रिया, दरअसल सब कहते हैं कि हम दोनों बहनों को हाथ में जायका अम्मी से विरसे में मिला है। अम्मी भी बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, मलिहा ने मुस्कुराते हुए बताया। बिल्कुल बनाती होंगे भाई, आपके पापा की फिट सेहत को देख कर ही पता चलता है। उन्हें शरारती अंदाज में इत्तेफाक किया तो वो भी मुस्कुरा दे। पैसों का अरेंजमेंट हो गया मामू? जनफर ने संजीदगी से मुदाखलत की। हाँ, आज बात तो की है हैदराबाद में एक जानने वाले से, बस अब अल्लाह करे कि कल तक वो पैसे ट्रांसफर कर दे मेरे अकाउंट में, वरना बहुत मसला हो जाएगा। उन्होंने भी संजीदगी से जवाब दिया। दोनों को बातें करता देख कर मलिया खामोश से खाने के जाने मतवज्जो हो गए थे, जबकि दर हकीकत ये दोनों उसे सुनाने के लिए एक सोची समझी साजिश की तरह जानबूझ के उसके सामने बात कर रहे थे ताकि आसानी से उसे शीशे में उतार सके। लेकिन खुदा नास्ता कल को वो शख्स भी बाकी सबकी तरह पैसे देने से मुड़कर गया तो फिर तो हर सूरत शोरूम हाथ से निकल जाएगा, और अगर वही ना रहा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि वही तो हमारा कुल असासा है। तो जनफर ने फिक्रमंदी से जाहिर की तो वो भी रंजीदा होकर खामोश हो गए। क्या हुआ, सब खैर तो है ना? बिल्लाहर में लिहा ने भी पूछ लिया। और यही तो वो लोग चाहते थे। कुछ नहीं बेटा, बस कारोबार को लेकर छोटा सा मसला हो गया है। उन्होंने ऊपरी तरह से टालना चाहा। छोटा मसला? मामू, ये कोई छोटा मसला नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। जनफर ने हैरत से टोका। हुआ क्या है? मलिहा को भी तशवीश हुई। दरअसल कुछ टाइम पहले मामू ने एक बंदे से कर्ज लिया था और बतौर श्योरिटी शोरूम के कागज उसके पास रख दिए थे। अगर 3 माह तक पैसे वापस ना किए तो वो शोरूम जब्त कर लेगा। हमें उम्मीद थी कि शोरूम से मिलने वाले प्रॉफिट में सही से पैसे वापस कर देंगे, मगर बैड लक के प्रॉफिट की बजाय मजीद नुकसान हो गया। उस नुकसान से संभलने में 3 माह पूरे हो गए हैं और एक हफ्ता पहले अब वो बंदा सर पर सवार है। बड़ी मुश्किल से उससे चंद दिनों का मजीद वक्त मांगा है। हम कोशिश करते हैं कि पैसों का इंतजाम करने की, लेकिन अगर इन कुछ दिनों में पैसे ना दिए तो वो शोरूम जब्त कर लेगा, जो कि हमारा वाहिद सहारा है। तो जनफर ने पैसे तैयार शुदा झूठी कहानी पूरी सच्चाई से उसे सुनाई। ओ, ये तो बहुत ही बुरा होगा, उसे दर हकीकत अफसोस हुआ था। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, अल्लाह पाक जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। इस मुश्किल से निकलने के लिए उसने अपनाई से दोनों को तसल्ली दी। हाँ बेटा, इंशाल्लाह, बस कल वो बंदा पैसे ट्रांसफर कर दे तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब वही आखिरी उम्मीद है। सलमान भी तासब से बोले। असूलन तुम्हें मुझे ट्रीट देनी चाहिए थी। कल तुम्हारी जॉब का पहला दिन है, मगर देखो मेरी शराफत के मुझे डिनर कराने ले आया। उजैर ने अपना एहसान अजीम जतलाया। क्या फर्क पड़ता है, मैं ट्रीट दूं या तुम, हम दोनों एक ही तो हैं। सबिया ने कदा से जवाब दिया। हाय, मैं सदके जाऊं इस बात पर, उसने घायल होते हुए अंदाज में कहा। दोनों इस वक्त एक शानदार रेस्टोरेंट के टेबल के गिर्द आमने सामने बैठे हुए खूबसूरत माहौल में लजीज खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। एक बात कहूं अज़ैर, उसे लुकमा देकर तहमीद बांधे। आपको 1000 बातों की इजाजत है, उसने सर हम करते हुए इजाजत दी। तुम्हारी अम्मा को शायद अच्छा नहीं लगा मेरा हॉस्पिटल ज्वाइन करना, वो दिल का हमेशा जुबान पर लाई तो बेसाता ही लब्बू तक चम्मच ले जाता। उस का हाथ पाल बल को साकत हुआ। तुमसे किसने कहा ये? उसने चम्मच वापस रखते हुए सवाल किया। किसी ने नहीं, मैंने खुद नोट किया, उसे नवाला चबाते हुए वजाहत की। तुम्हारा वहम है जो, और कुछ नहीं। मम्मी तो है ही तेज मजाज की, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि वो शायद किसी बात से खुश नहीं हो। उसे लापरवाही से टालते हुए लुकमा मुंह में लिया। अच्छा, लेकिन अगर कभी ये वहम सच हो गया तो? उसने दिलचस्पी से जाना चाह। तो मैं हूं ना, उसे सीने पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर इत्मीनान लाते वो जवाबन वो भी मुस्कुरा दे। मलिहा कमरे में आई तो गुजनफर उससे बैठ कर उनसे टेक लगाए बैठा आंखें बंद की हुए उंगलियों से माथा मिसलता हुआ मिला। शोर में बात को लेकर परेशान हो? मलिहा की बेड की दूसरी जगह बैठते हुए पूछा तो उसने चौंक कर आंखें खोलते हुए उसकी तरफ देखा जो गुलाबी हो रही थी। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, उसने तसल्ली दी। कैसे ठीक होगा यार, वो मुझे फिक्र ये है कि अगर ठीक ना हुआ तो सब बहुत ही बुरी तरह बिगड़ेगा, उसने जानबूझकर उसे परेशान किया।
اللہ سے اچھی امید رکھو گے تو ضرور سب اچھا ہوگا۔ اس نے بہت ہی ہمت باندھی چاہی، جس پر وہ کچھ نہ بولا۔ سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ ملیحہ نے اندازہ لگاتے ہوئے جاننا چاہا۔ ہاں یار، اچانک ہی ہو گیا ہے، اسے تھکے ہوئے انداز میں تصدیق کی۔ یہ پریشانی بھلے ہی جھوٹی تھی مگر اس کے سر میں سچ مچ درد ہو رہا تھا۔ پہلے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کہیں چلے گئے، اور جس پر اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور ہونٹ سے اپنا ماتھا مسلتا رہا۔ آؤ میں سر میں تیل لگا دوں۔ وہ تیل کی بوتل لیے دوبارہ بیڈ پر بیٹھی۔ نہیں بھائی، مجھے نہیں لگوانا، سارے بال چپے ہو جائیں گے۔ اس نے کراہت دکھاتے ہوئے انکار کیا۔ ارے تو صبح شیمپو کا لینا، سب صاف ہو جائے گا۔ اس نے ہاتھ پیش کیا۔ نہیں، مجھے نہیں لگوانا۔ اس نے پھر منع کیا۔ سکون مل جائے گا سر میں، جس طرح پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ویسے بالوں کو بھی تیل چاہیے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا لگوا لو، اگر بہتر نہ ہوئے تو اٹھ جانا۔ آؤ لیٹو۔ اس نے وضاحت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے اپنی گود میں تکیہ رکھ کے اسے بلایا۔ پہلے وہ چند لمحے اس کو دیکھتا رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی نزدیک آنے کے بعد اس کی گود میں موجود تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا، کیونکہ اگر اپنی کل منوانی تھی تو آج اس کی ماننا بہت ہی ضروری تھے۔ زیادہ مت لگانا، اس نے پہلے ہی ٹوکا۔ ہاں ہاں بے فکر ہو۔ اس نے تیل ہاتھ میں نکالتے ہوئے تسلی کروائی اور پھر آہستہ آہستہ اس کے سر پر مساج شروع کیا۔ جیسے ہی اس کی نازک انگلیوں نے اس کے سر پر رینگنا شروع کیا تو اس کے پورے وجود میں ایک انوکھی سی سرسراہٹ دوڑ گئی، جو اسے بہت ہی اچھی لگی تھی، مگر جس کے زیر سے اس نے بے اختیار ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، ملیحہ نے تہمید باندھی۔ وہ بس اتنا بولا۔ تمہارے جم کی ایک دیوار پر ایس لکھا ہوا دیکھا ہے میں نے، وہ کیوں لکھا ہے تم نے؟ تمہارا نام تو جی سے آتا ہے نا؟ اس نے سنبھل کر ذہن میں کلبلتا ہوا سوال پوچھا۔ اس بات پر ذہن کے پردے پر پھر وہی نادیدہ سراپا ابھرا تھا جسے وہ اب تک ڈھونڈنے میں ناکام تھا۔ وہ اس انسان کے نام کا پہلا حرف ہے جو میری جان بچانے کا ذریعہ بنا تھا، اس نے گنگی کے عالم میں کہا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں اس کی بات پر غور کرنے لگی۔ مطلب سلیمان ماموں؟ وہ اپنے طے نتیجے پر پہنچی۔ وہ بس اتنا ہی بولا، کیونکہ نہ ہی وہ کوئی وضاحت کرنے کے موڈ میں تھا اور نہ ہی وضاحت کر سکتا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ پتہ نہیں اس سکون کے زیر سے کب نیند کے آغوش میں چلا گیا جو اپنے سر میں محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس کی گہری نیند کا اندازہ ملیحہ کو تب ہوا جب اس کے ہراٹے گونجنے شروع ہوئے۔ ملیحہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بال پیچھے کیے اور جھک کر بہت آہستہ سے اس کے ماتھا چوم لیا۔ صبح کا سورج پرندوں کی چہچہاہٹ کے سنگ پھر سے نکل آیا تھا، مگر ملیحہ ابھی تک کمبل اوڑھے ہوئے گہری نیند میں تھی کہ یکدم کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ملیحہ جلدی اٹھو، غضنفر نے پریشانی کے عالم میں پکارا۔ کیا ہوا؟ وہ بھی موندی موندی آنکھوں کے ہمراہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ماموں کی طبیعت خراب ہو گیا ہے، جلدی نیچے آؤ۔ اسے اجل میں اطلاع دی تو وہ بھی ششدر رہ گئی۔ وہ صوفے پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی ہوئی غضنفر کے ہمراہ فٹافٹ کمرے سے نکل کر نیچے بڑھی، جبکہ اس دوران اس نے اپنے کھلے سیاہ بالوں کو بھی جورے کی شکل میں لپیٹ لیا تھا۔ یہ دونوں کمرے میں پہنچے تو رنگیلا پریشان تھا بیٹھ کے ایک نزدیک کھڑا، جہاں بیڈ پر لیٹے ہوئے سلمان کو دیکھ کر لگ رہا تھا ان کی سانس اٹک رہی ہے۔ دونوں جلدی سے آ کر ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ماموں کیا ہوا آپ کو؟ ملیحہ نے ان کو پکارا، مگر بجائے جواب دینے کے وہ گہری سانس لیتے رہے۔ ایمبولینس کو فون کیا؟ ملیحہ نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں مگر ابھی تک آئی نہیں ہے، غضنفر نے پریشانی کے عالم میں بتایا۔ ارے تو گاڑی میں لے چلو ہاسپٹل، ایمبولینس پتہ نہیں کب آئے۔ ملیحہ نے اس کی قبلہ ماتب کیا۔ ٹھیک ہے میں گاڑی نکالتا ہوں، تم یہیں رہنا، اسے کہتا ہوا اجلت میں باہر بھاگا۔ ماموں ریلیکس، کچھ نہیں ہوا آپ کو، اس کا ہاتھ مسلاتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگے۔ فیلنگ نروس ڈاکٹر صاحبہ؟ عزیر نے پیچھے سے دونوں بازو صبیہ کے گرد مائل کرتے ہوئے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس سے پوچھا۔ تھوڑی سی، شادی کے بعد پہلا دن ہے نا آج ڈیوٹی کا، اسے معصومیت سے اس کے عکس کو دیتے ہوئے جواب دیا۔ تو اس میں نرس ہونے والی کیا بات ہے؟ بس ایک ہی جملہ تو بولنا ہوتا ہے تم ڈاکٹرز کو کہ سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ اس نے شرارت سے چھیڑا۔ ہٹو یہاں سے۔ صبیہ نے تنکا کونی مارتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی جانب گھومی۔ بجائے مجھے موٹیویٹ کرنے کے صبح صبح الٹا ڈرا رہے ہو تم۔ وہ خفا ہوئی۔ لو اس میں ڈرانے والی کیا بات ہے، یہ تو بولتے ہو تم ڈاکٹر لو۔ وہ محظوظ ہوا، جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ صوفے پر سے اپنا پرس اٹھا کر باہر نکل گئی تو وہ بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ رات تک تو ماموں بالکل ٹھیک تھے، صبح فجر کی نماز کے بعد بھی میں نے چیک کیا تھا تو وہ آرام سے سو رہے تھے، پھر پتہ نہیں کب مجھے دوبارہ نیند آ گئی اور یہ سب ہو گیا۔ ملیحہ تشویش کے عالم میں بولی۔ مجھے میری رنگیلا نہیں گھبرائے ہوئے انداز میں جگایا تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اللہ خیر کرے، وہ دوا گو ہوئی۔ وہ دونوں اس وقت ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک تار سے لگی ہوئی کرسی پر سے دو پر سے متفکر سے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سلمان کو ایمرجنسی میں لے جایا جا چکا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ملیحہ، اگر ماموں کو کچھ ہو گیا تو؟ اس کے انداز میں کچھ قیمتی شے کھو دینے کا خوف بہت واضح تھا۔ مت سوچو الٹا سیدھا، کچھ نہیں ہوگا ماموں کو، اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ ابھی دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ اسے اسنا میں ایک درمیانی عمر کی نرس ان کے جانب آئے۔ ایکسکیوز می مسٹر سلمان شمسی کے ساتھ آپ لوگ ہیں؟ اس نے قریب آ کر تائید چاہی۔ جی ہم ہی ہیں، کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ غضنفر نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ فی الحال انڈر
ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों को डॉक्टर शर्जील ने अपने रूम में बुलाया है, उसे सरसरी अंदाज में बताते हुए उन तक पैगाम पहुंचा तो वो दोनों बेसाता एक दूसरे को देखा। और सुनाओ शाहाना, हैर से एक माह हो गया है बेटे की शादी को, कुछ बड़ी आई क्या? सोफे पर उनके बराबर बैठी हुई खातून ने इश्तियाक बड़े अंदाज में जानना चाहा, जो कि उनकी पड़ोसन थी। नहीं बल्कि खुशखबरी क्या आनी थी, उल्टा हमारी बहू ने हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया है। और तुम्हें तो पता है नौकरी करने वाली लड़कियों को बच्चे वगैरह झंझट ही लगते हैं, इसलिए अभी कोई आसान नहीं। शाना ने बेजारी से जवाब दिया, जिस पर सामने वाले सोफे पर बैठी हुई पान बनाती हुई दुर्दाना उनको देखने लगे। हैं, क्या जरूरत पड़ी थी बड़ी नौकरी करने की? भला कमी थोड़ी है किसी चीज की, शादी हो गई है अब तो गर्दारी संभालती। उन्होंने भी हैरत का इजहार करते हुए जल्दी पर तेल डाला। एक बात तो बताओ बल्किस, तभी दुर्दाना ने मसरूफ अंदाज में गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जी अम्मा भी, उनकी जानी मतवजह हुई। माशाल्लाह से पिछले माह तुम्हारी बेटी के घर लड़का हुआ है ना? उन्हें छालिया काटते हुए ताई चाही। जी माशाल्लाह से बड़ा ही प्यार है, अल्लाह नजर बद से बचाए। शादी के एक माह बाद ही खुशखबरी सुना दी थी मेरी बेटी ने अपने ससुराल वालों को, और सब ऐसे खुश हुए कि पूछे मत। उन्होंने पुरमसरत अंदाज में इजाफी जवाब दिया। तुम्हारी बेटी की डिलीवरी किस डॉक्टर ने की थी? उनने मरगूब हुए बिना अगला सवाल किया। कोई आसमा नाम की डॉक्टरनी थी। क्यों? उनने सहन पर जोर देते हुए पूछा। लेडी डॉक्टर से डिलीवरी करवाई थी। उन्हें नया सवाल उठाया, जिस पर वो हैरान हुई और बेसाता शाहाना की तरफ देखा, जिसके तासब मुख्तलिफ न थे। कैसी बातें कर रही है अम्मा भी? जाहिरा औरत की डिलीवरी लेडी डॉक्टर ही तो करती है। उनने हैरत से ध्यान दिलाया। नहीं, मर्द डॉक्टर भी तो होते हैं ना अक्सर। उनका इत्मीनान अब भी कायम था। तोबा तोबा अम्मा भी, भला मर्द से अपनी बहू बेटी की डिलीवरी करवाएंगे हम? इतने बेहया शर्म थोड़ी है, बेहया थोड़ी हैं। उन्हें हबकी से कानों को हाथ लगाया। क्यों? जब शादी के बाद सारी लड़कियां डॉक्टरी छोड़कर घरदारी संभालने लगेगी तो फिर मर्द डॉक्टर ही रह जाएंगे ना? फिर तो उन्हीं से करवाना पड़ेगा ना अपनी बहू बेटियों का इलाज। इसमें बेहयाई की क्या बात है? उन्हें बहुत से सलीके से तंज मारा था, जिसका मफहूम समझकर दोनों लाजवाब हो गए थे। बात सिर्फ सोच ही होती है। मुस्बत सोच रखने वाले अगर किसी इंसान को जमीन पर रिंग रेंग कर चलता हुआ देख लें तो उसकी हिम्मत की दाद इस नज़र से देते हैं कि देखो इसमें मंजिल तक पहुंचने की लगन है, और तभी उसने हिम्मत नहीं हारी। और मनफी सोच रखने वाले अगर किसी इंसान को उठता हुआ देख भी ले तो उस पर से नुक्स निकालना तलाश करते हैं कि जरूर उसको चलना नहीं आता होगा और तभी ये उड़ रहा है। उनने संजीदगी से मजीद फलसफा दिया, जिस पर वो दोनों खामोशी से पहलू बदल कर आए गए। उन्हें किसी बात का बहुत ही गहरा संबल लगा है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है। सिंगल कुर्सी पर मौजूद उदेर उमर डॉक्टर ने संजीदगी से बताया, तो टेबल के दूसरी तरफ उनके मुकाबले बैठे जनफर और मलिया शशीदा रह गए। क्या? तो अभी तो वो कैसे हैं? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? वो ठीक तो है, हो जाएंगे ना? उसने बेताबी से जानना चाहा, जिस पर मलिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए पुरसुकून करना चाहा। अभी तो वो ठीक है ना डॉक्टर? मलिया ने उम्मीद के तहत पूछा। जी, अभी तो हमने उनकी हालत संभाल लिया है, लेकिन अगर जल्द अज जल्द उन्हें इस फिक्र से आजाद ना करवाया जाए जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है, तो अटैक दोबारा भी हो सकता है और दूसरी मरतबा बचने के चांसेस बहुत कम हो गए। उन्हें बिना लगी पट्टी के साफ गोई का मुजाहरा किया था, जिसके बाद दोनों मजीद परेशान हो गए। बल्कि नहीं, साफ गोई का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि वो झूठी कहानी सुनाई जो गुलजनफर उनको पहले से गर्ग देकर चुका था। जोहा हस्बे मामूल साले के साथ किचन में मौजूद दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। साले हमेशा से उसे किचन के छोटे मोटे कामों में हमेशा हमारे साथ रहती थी, ताकि वो किचन से बाहर बढ़े। और जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई थी और कोई खास मसरूफियत नहीं थी तो वो खुद भी उनका हाथ बटा दिया करती थी। जैसे अभी वो किचन में मौजूद टेबल पर बैठी हुई खामोशी से टमाटर काट रही थी, जबकि साले चूल्हे पर प्याज को सुनहरा काट रही थी। कहने को दोनों अक्सर औकात साथ साथ ही रहती थी, मगर दोनों के मबैन बातचीत बहुत ही कम होती थी। जोहा पर हर वक्त संजीदगी तारी रहती थी, जिसके बाद साले पहल नहीं कर पाती थी। जाने अनजाने इनके उनके बच्चों के बीच एक नादीदा दीवार हायल होते हुए अब वो इतनी ऊंची हो गई थी कि वो चाह कर भी अक्सर उसे गिरा नहीं पाती थी। और इस दीवार के हायल होने का सबब कहीं ना कहीं उनका बुजदिलाना रवैया था, जिसे जोहा को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि साले बोलती नहीं है और न अपने हक के लिए और ना ही जुल्म के आगे, जिसकी वजह से पहले तो उस पर खूब बिगड़ती थी, मगर जनफर के दोबारा घर से चले जाने के बाद से अब उसने भी एक चुप साध ली थी। कट के टमाटर, वो पूछती हुई उसकी तरफ आई। उसे मुतसर कहते हुए प्लेट उनकी जानब खसाई और फिर टोकरी में से हरा धनिया उठाकर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। वो चंद लम्हे यूं ही खड़न से किन आंखों से देखती थी। दर हकीकत वो कर रफाकत का पैगाम पहुंचाना चाह रही थी, मगर उसकी थर्ड मैरी को देखते हुए उनकी हिम्मत नहीं पा रही थी, जिसके बाद वो प्लेट उठाकर वापस चूल्हे की जानब बढ़ गए।
कल मैं जिस बंदे के पास गया था ना, उसका फ़ोन आया था सुबह, उसने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। सलमान ने इनकार अंदाज से रुक रुका बताया, जिस पर दोनों को दुख बड़ी हैरानी हुई। वो इस वक्त हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए और उन्हें ड्रिप लगी हुई थी। गजनफर नज़दीकी स्टूल पर बैठा हुआ था, जिसके मलिया उसके बराबर में खड़ी थी। सब खत्म हो गया गजनफर, वो टूटे हुए अंदाज में बोले। नहीं मामू, कुछ खत्म नहीं हुआ, आप प्लीज ऐसी बातें मत सोचें। मलिया ने जल्दी से टोका। तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा, अब शोरूम हमारे हाथ से गया, जिसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। वो बेहद दुखी थे। कहीं नहीं जाएगा हमारा शोरूम, इंशाल्लाह जल्द पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अब बस ये फिक्रें छोड़ें और जल्द से ठीक हो जाए। वो उन्हें तसल्ली देने लगी, जबकि गजनफर अब तक खामोश बैठा बस वक्फे वक्फे से लब बीच रहा था। अच्छा ये बताएं, कुछ खाने का दिल चाह रहा है आपका? घर से बना कर लाऊं? उसने हल्के फुल्के अंदाज में मौजू बदला तो उन्होंने नफी में सर हिलाया। अचानक गजनफर स्टूल पर से उठा और तेज तेज कदम उठाता वो रूम से बाहर निकल गया, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगे। जाओ बेटा, उसको देखो, मेरे बाद तुम्हें ही तो संभालना है उसे। सुलेमान तासुब से बोले। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे, कुछ नहीं होगा आपको, उसे जल्दी से कहा। और गजनफर आपसे बहुत ही प्यार करते हैं ना, इसलिए आपको ऐसे देखकर परेशान हो रहे हैं, जल्द से ठीक हो जाएं आप। वो मुस्कुराते हुए मजीद बोली, जिस पर उन्होंने कुछ ना कहा। अच्छा मैं आती हूँ उनको देकर, वो कहती हुई जाने के लिए पलटी तो उन्होंने भी इसबाब में सर हिला दिया। मलिहा रूम से बाहर आई तो गजनफर उसे एक कुर्सी पर और दोनों हाथों को चेहरा छुपाए बैठा मिला, जिसके आसपास कोई खास चहल पहल नहीं थी। वो आहिस्ता से चलते हुए उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। ये क्या बचपना है, बजाय मामू की हिम्मत बांधने के तुम खुद मायूस हो रहे हो, उसने हल्के से टोका। तो और क्या करो, मेरा मौसम मेरी आंखों के सामने तड़प रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वो सर उठाकर बेबसी से बोला, जबकि उसकी गुलाबी होती हुई आंखों में भी बहुत ही उदास थी। तो इस तरह मायूस होकर बैठने से क्या मसला हल हो जाएगा? उसने उल्टा सवाल किया। यही तो सारा मसला है कि ये मसला इतना बड़ा है कि हमारा घर भी इतनी मालियत का नहीं है कि उसे बेचकर कर्ज अदा कर दिया जाए। उसने बेबसी से सर झटका तो वो कुछ देर खामोश हो गई, जबकि वो अब भी लब बिछे हुए यहाँ वहां देखने लगा। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं पापा से बात करूं पैसों की, उसने झिझकते हुए पेशकश रखी। नहीं, ये कोई 1 लाख 2 लाख का मामला नहीं है जो हम किसी से लेकर दे दें, उस सालिक अंकल से तो बिल्कुल भी नहीं। हसबे तो उसने नफी की। पैसे देने कितने हैं? मलिया ने सवाल किया। 1 करोड़, मुझे से जवाब मिला। 1 करोड़, उसने हैरानी से दोहराया। हाँ, और इतना उधार अभी ना ही कोई देगा और ना हम ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमें एक उधार तले ही दबे हुए हैं। उससे सारी राहें बंद होती हुई नजर आई। मलिया भी खामोश हो गई। हमारी कहीं कोई ऐसी जमीन भी नहीं है जिसकी कोई वैल्यू करोड़ों तक की हो, उसे बेचकर हम ये कर्ज उतार सके, वो बेबसी से बोला। उसके बाप पर कुछ सोच सी बैठी हुई मलिया के ज़हन में यकदम जमाका सा हुआ। गजनफर, जमीन है, वो यकदम बोली। कहाँ है? उसे नासमझी से पूछा। मेरे नाम पर, पापा ने बहुत पहले मेरे से बिया के नाम पर एक जमीन ली थी और अब उसकी वैल्यू पूरे 1 करोड़ ना सी मगर 70-80 लाख के आसपास तो होगी ना। जो जमीन मेरे नाम है ना, अगर उसे बेचकर पैसे दे दी जाए तो मसला हल हो जाएगा। बाकी रह जाने वाले 20-30 लाख की अदायगी के लिए हम उनसे मजीद वक्त मांग लेंगे। उसने यकदम कड़ी से कड़ी मिलाते हुए हल निकाला और वहां तक आगे थी जहां तक लाने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया था। वो जाल में फंस चुके थे। नहीं, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, हम वो नहीं ले सकते, उसने मुझसे इनकार किया। हमारे बीच क्या मेरा तुम्हारा, हम दोनों एक ही तो हैं, उसने ध्यान दिलाया। नहीं, ये ठीक नहीं है, अगर सालिक अंकल को पता चला तो वो भी बहुत ही गुस्सा होंगे। उसने एक नया नुक्ता उठाया। नहीं होंगे, उन्हें वो जमीन मुझे दिया और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ उसके साथ। बाकी उन्हें मैं समझा लूंगी, तुम बस अभी जाकर मामू को बताओ कि पैसों का इंतजाम हो गया है, उसने इसरार किया। ये सब इतना आसान नहीं है मलिया, जमीन को बेचने खरीदने में भी वक्त लगता है। वो हर तरफ से अपना काम पक्का करना चाह रहा था। हाँ, तो आज से शुरू कर देना सारा प्रोसेस, बल्कि जमीन डायरेक्ट इस बंदे को ही बेच दे जिसे पैसे देने हैं। बाकी कागजी कार्रवाई के लिए मुझे जब कोर्ट चलना होगा बता देना। उसे लम्हों में सारा मामला तरतीब दे डाला था, जिस पर कुछ कहने के बजाय उसको देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से चलकर मामू को ये खुशखबरी सुनाओ। वो पुरमसरत अंदाज में कहते हुए कुर्सी पर उठी तो वो भी खड़ा हो गया। तुम अक्सर मुझसे कहती हो ना कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, वो गलत है, दर हकीकत तुम बहुत अच्छी हो, उसे नरमी से कहते हुए दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा तो वो मुस्कुरा दी। गजनफर के अंदाज में मोहब्बत थी, झूठी मोहब्बत।